गुड मॉर्निंग में चलो। आज के वीडियो में हम कैपेसिटर का रिवीजन कर रहे होंगे। जेई के रिवीजन सीरीज में ये सेकंड चैप्टर का रिवीजन वीडियो है, जहाँ पे हम कैपेसिटर के सारे कंसेप्ट्स जितने भी जेई में पूछे जा सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक कंसेप्ट समझेंगे। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो कंसेप्ट कैपेसिटर से होगा, और इस वीडियो में रिवाइज नहीं करेंगे आज हम। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो सिलेबस है वो मैंने लेफ्ट में लिखा है, जो कैपेसिटर का पार्ट है वो मैंने राइट में लिखा है। जो कैपेसिटर में जितने भी पॉइंट्स, जितने कंसेप्ट हैं, वो मैंने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं, और हर एक पॉइंट को इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर दो मेटल कंडक्टिंग प्लेट है जिसको पैरेलल रखा हो। क्या सिर्फ ये दो पैरेलल प्लेट्स के ही लिए ही वैलिड है? क्या दो पैरेलल प्लेट्स अगर साथ साथ रखे हों और इसका डिस्टेंस बहुत छोटा हो, तो इसको मैं कैपेसिटर कहता हूँ। पर क्या ये सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के लिए ही वैलिड है? ऐसा नहीं है। ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी होता है जिसको कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यहाँ पे एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर होता है। यहाँ पे एक सिलेंडर हमारे पहले प्लेट की तरह बिहेव करता है, दूसरा सिलेंडर दूसरे प्लेट की तरह बिहेव करता है। बीच में वैक्यूम हो सकता है, या फिर कोई एक मटेरियल हो सकता है जिसको आगे समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक है वो। साथ साथ में अंदर वाले पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले पे माइनस क्यू चार्ज है, और प्लेट के केस में अगर एक प्लेट में माइनस प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे प्लेट में माइनस क्यू चार्ज है। क्या और कोई शेप का कैपेसिटर है जो मिस कर रहे हैं हम? बिल्कुल, एक और शेप का कैपेसिटर है जो फिर से मेटल है, फिर से कंडक्टिंग है, और कंसेंट्रिक शेल है ये, जिसका एक रेडियस, एक बाहर वाले शेल का रेडियस बी मान लेता हूँ, अंदर वाले शेल का रेडियस ए मान लेता हूँ। फिर से इसके अंदर दोनों शेल के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक ऐड किया हो। इसको कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो तीन तरह का कैपेसिटर समझे: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो बाहर वाले प्लेट में माइनस क्यू चार्ज होगा। साथ साथ में कैपेसिटर को, इतनी बातें तो इतनी बातें तो ठीक है, पर कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया जाए? किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए मुझे उसका चार्ज बाई वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये पॉइंट वी ए है और ये पॉइंट वी बी है, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में? वही डेल्टा वी है। सिमिलरली यहाँ पे वी ए है और ये वी बी है, तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, अंदर वाले प्लेट माइनस बाहर वाले प्लेट पे जितना पोटेंशियल है उसके बराबर है, और क्यू बाई क्यू जितना चार्ज उस प्लेट पे स्टोर है कि नहीं? और ऐसे डिफाइन किए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया, जहां पे हम समझे कि कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, और फिर हम समझे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि रजिस्टर की तरह ही कैपेसिटर भी सीरीज हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। अगर वो सीरीज हो तो किस तरह से सी इक्विवेलेंट निकाला जाए, और अगर पैरेलल हो तो किस तरह से सी इक्विवेलेंट निकाला जाए। अगर सीरीज है तो सबसे पहले सीरीज की बात करनी है अपने को। तो सीरीज में मान लेते हैं कि C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है जिसका मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ऐसा होगा कि 1/C इक्विवेलेंट किया जाए इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखें। ऐसा ही रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए करते थे, पर कैपेसिटर में ये चीज डिराइव जब किए थे तो पता चला था कि सीरीज के लिए ऐसा फॉर्मूला बनता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पैरेलल पे क्या होता होगा? पैरेलल पे जस्ट इसका उल्टा होता है। जो जो केस रजिस्टर में सीरीज के लिए बनता है, वैसा कुछ यहाँ पैरेलल के लिए दिखता है। C1 C2 अगर दो कैपेसिटर है, अगर मुझे इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपली कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ऐड कर दूंगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। यहाँ तक अगर ठीक है ये बातें, तो फिर कैपेसिटेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है इस पे भी चलते हैं। क्या अगर मैंने C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी लिखा, तो क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जितना प्लेट पे स्टोर होगा? नहीं। क्या वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है जितना प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल है? नहीं। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेट के कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके अंदर जो मटेरियल प्लेस्ड है उस पे।
तो लेट्स सपोज के एक डाइलेक्ट्रिक है जिस जो मटेरियल है जो कैपेसिटर के अंदर है, और एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ए उस प्लेट का एरिया है, ठीक है, और डी उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो डी इस प्लेट का डिस्टेंस है, ए इसका एरिया है, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और के जो है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस से कैपेसिटर के लिए इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स। साथ साथ में इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला, इसको मैं क्या मानूं, ये क्या कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? ये ये कंडक्टर की तरह चार्ज नहीं फ्लो होने देता, और नॉन कंडक्टर, और ये पर ये चार्ज अपने अंदर रख के रखता है, और जब चार्ज स्टोर रखता है, पर ये चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फिर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किए के, और के हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर के मेटल के लिए मुझे पता करना है स्पेसिफिकली, तो मेटल एक कैसे डाइलेक्ट्रिक एक कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया? ये तो डाइलेक्ट्रिक हुआ ही नहीं, ये तो कंडक्टिंग हो गया, तो इसके लिए के इन्फिनिटी होता है। ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस करी, ये सारा थोड़ा विस्तार से नेक्स्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो तो वापस इसको यूज करेंगे। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए, और डाइलेक्ट्रिक जो है उसके लिए उसके लिए जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा ही। तो कैपेसिटेंस में मान लेते हैं कि पहले कोई भी डाइलेक्ट्रिक एडेड नहीं था, ठीक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऐड किए, डाइलेक्ट्रिक एडेड, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस जो नया लिखेंगे वो लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डेफिनेटली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि के क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के ऐड करने से बढ़ गया होगा। फिर से कैपेसिटेंस से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे? एरिया पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये है लास्ट पॉइंट जो हमने इस वीडियो में समझा, जो इस पेज में समझे। डाइलेक्ट्रिक भी पैरेलल और सीरीज हो सकता है। कैसे? कैसे कि दो पैरेलल प्लेट बनाओ और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो और इसके अंदर बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक रखा जाए। बहुत सारे का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज एक डाइलेक्ट्रिक जो रखे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, दूसरा डाइलेक्ट्रिक जो रखे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक जो रखे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 था, और लास्ट वाला डाइलेक्ट्रिक जो रखे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लेट्स सपोज 4 था। ऐसे चार डाइलेक्ट्रिक अलग अलग इसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखे। लेट्स से इस सब के इसका पूरा डिस्टेंस d है, और ये जो छोटा छोटा कैपेसिटर का प्लेट्स रखे, इसका D1 है, D2 है, D3 है थिकनेस, ठीक है, और D4 है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि कैपेसिटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K1 का कितना कितना थिकनेस है, तो वो D1 है। अगर K2 का अगर D2 थिकनेस है, K3 जो डाइलेक्ट्रिक है उसका अगर थिकनेस D3 है, और K4 जो डाइलेक्ट्रिक है उसका अगर कैपेसिटेंस D4 है, तो इसके बाद C इक्विवेलेंट, इसके बाद पहले तो सबसे पहले इस नए नए कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा रीअरेंज करना है। ये अब सिर्फ एक कैपेसिटर नहीं रहा, अब इसके अंदर एक कैपेसिटर, अब इसके अंदर चार कैपेसिटर है, ठीक है, और चारों के अक्रॉस वोल्टेज V है, और चारों अब सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसा ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो चारों कैपेसिटर है ये चारों सीरीज में है और चारों अलग अलग ले सकते हैं। पहला कैपेसिटर जिसका थिकनेस D1 होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होगा, दूसरा कैपेसिटर जिसका थिकनेस D2 होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 होगा, तीसरा कैपेसिटर जिसका थिकनेस D3 होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 होगा, और चौथे का D4 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 होगा। तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक थे उनको मैं अलग अलग एक कैपेसिटर मान सकता हूँ।
और डायलेक्ट्रिक के प्लेसमेंट से डिसाइड होगा कि वो सीरीज में समझ में आ रहा है हमें या फिर पैरेलल समझ में आ रहा है। ये जो मैंने यहाँ केस दिखाया ये सीरीज का केस है। तो इसके लिए अब इस डायलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटर, जो ये चार कैपेसिटर बनाए, तो इसमें हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, मान लेते हैं C1 C2 C3 C4। लेट्स सपोज C3 की बात करें। C3 का कैपेसिटेंस फिर से अपन उस फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एरिया अभी भी सेम है प्लेट का। प्लेट का जो एरिया है वो कोई भी बीच का भी एक डाइलेक्ट्रिक ले लूं, तो उस केस में भी प्लेट का एरिया उसी एरिया उस वही वही रहता है जो पूरे प्लेट का एरिया है कि नहीं। तो के एप्सिलॉन नॉट की जगह, के की जगह C3 जो कैपेसिटेंस है वो कौन से किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, K3 डाइलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। उसका थिकनेस कितना है, D3 है। उसका परमिटिविटी ऑफ स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट ही है, पर उसका एरिया ए ही है अगर एरिया चेंज नहीं किए तो C3 के लिए K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D3 आया, वैसे ही C1 के लिए K1 एप्सिलॉन नॉट D A बाई D1 आता, और C2 के लिए K2 D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 आता। सही बात है। अगर इतनी बातें हमें क्लियर हुई तो अब हम सी इक्विवेलेंट भी निकालेंगे कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं। इन डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है। तो इस इन सब को मैंने अलग अलग कैपेसिटर कंसिडर किया। इस अलग अलग कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है वो इस सर्किट से जज किए कि सीरीज है। सीरीज है अगर तो इसका सी इक्विवेलेंट भी निकालना आना चाहिए, और उसका तरीका तो पता है ना। उसका तरीका अभी अभी जो सीखे वही वो तरीका है जिससे हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट करना है मुझे चार कैपेसिटर के लिए जो सीरीज में, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 करूंगा। इतनी बातें हमें याद रहनी चाहिए, इतना ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। पर जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो डाइलेक्ट्रिक जब सीरीज में हो, जब डाइलेक्ट्रिक सीरीज में हो तो याद रहे, वो वाला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट इन सबको ही C1 C2, इसी इक्वेशन में C1 C2 C3 C4 का वैल्यू पुट करके एक एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि ऐसा दिखता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई सी इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A अगर अगर सारे का एरिया सेम है तो ये काम करेगा, बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस thickness of the third capacitor by dielectric of the third capacitor, thickness of the fourth capacitor by dielectric of the fourth capacitor, और जितने भी कैपेसिटर, जितने भी डायलेक्ट्रिक और सीरीज में है उसको इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो कभी कभी डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा के आ जाता है, पर इस तरह से करते टाइम ज्यादा टाइम चल जाता है जो अपने पास एग्जाम में है नहीं। तो सी इक्विवेलेंट का दोनों फॉर्मूला याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि डायलेक्ट्रिक अगर अगर साथ साथ में रखा हो पैरेलल प्लेट के बीच में तो वो सीरीज में माने यहाँ पे। और उसका रीजन क्या था, उसका कन्फिग्रेशन ही उसका रीजन था। अब समझना है कि दूसरे कन्फिग्रेशन में जब डायलेक्ट्रिक रखा हो तो कैसा दिखेगा। फिर से एक प्लेट बनाऊंगा, पर इस बार डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K1 है, जो K2 है, जो K3 है, उसको वर्टिकल या पैरेलल टू प्लेट नहीं मान के हॉरिजॉन्टल बनाए, हॉरिजॉन्टली फिल किए। ऐसा करने से हुआ क्या कि प्लेट के साथ जो बैटरी कनेक्टेड है उसके वजह से प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल है V, और यही पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के क्योंकि हर एक डाइलेक्ट्रिक है ना, हर एक डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट से कनेक्टेड है, और तो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V ही होगा। इस वाले प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इस वाले प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, और जो थर्ड प्लेट है जिसमें जिसमें डाइलेक्ट्रिक K3 है उसका भी पोटेंशियल D3 होगा। तो क्या क्या समझे,
कि दो प्लेट है और इस बार अरेंजमेंट वर्टिकल नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे है, डाइलेक्ट्रिक का अरेंजमेंट। जहाँ पे पहला लेट्स सपोज डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा K2 है, तीसरा K3 है। अब देखो यहाँ एरिया सेम नहीं है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो पहले वाले डाइलेक्ट्रिक का बस इतना पार्ट है जो एरिया में आता है, दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक का उसके नीचे वाला पार्ट है जो एरिया में आता है, और तीसरे वाले पार्ट का जो एरिया है वो वो ये वाला पार्ट है जो एरिया है तीसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो यहाँ एरिया चेंज हो गया, पर यहाँ पे एक बात जो सेम है वो है थिकनेस। सारे के लिए डी ही है थिकनेस। तो इस स्पेशल केस में जब हमने थिकनेस सेम रखा, जब हमने कैपेसिटर को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, जब हमने देखा कि हर एक डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस वी ही था पोटेंशियल, तो ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा। ये कैपेसिटर पैरेलल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे पहले का मान लेता हूँ कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, तीसरे का कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है। और किसी एक का कैपेसिटेंस लिखे C1 मान लेते हैं, तो वो होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी। वैसे ही C2 जो कैपेसिटेंस है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, जिसका थिकनेस D ही है, पर जिसका एरिया A2 है, उसके लिए जो C2 लिखेंगे वो होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। और ये सारे क्योंकि पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का तरीका है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जैसा सीरीज में था। यहाँ पे सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस निकालना है और सारे को ऐड कर देना है अगर वो पैरेलल में है तो। सीरीज में पर एक रिलेशन मिला था और इसको याद करना है। वी वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में सबसे पहला क्वेश्चन जेई एडवांस का एक क्वेश्चन, सबसे पहले नहीं, आज का जो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है वो 2018 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हमारा जो जो अभी तक समझे उस पर एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो इसमें अपन सीखने वाले हैं कि कैसे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पैरेलल में हो सकता है, सीरीज में हो सकता है, उसमें चार्ज कैसे आएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 C3 हैव कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड ईच। C1 C2 C3 तीनों का ही 1 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ठीक है। माइक्रो मतलब 10 to the power -6। They are uncharged initially, they are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon naught R। इतने स्टेटमेंट पढ़ के मैं तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पे जब C1 पे हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया होगा तो C1 के साथ क्या बदलाव आया होगा, C1 में क्या चेंज आया होगा। C1 का कैपेसिटेंस C1 अगर 1 माइक्रोफैराड था तो वो चेंज होके 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट माइक्रोफैराड हो गया होगा, एप्सिलॉन नॉट आर। इतने जितना रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर है, उतने ही अ, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके उतना ही कैपेसिटेंस उस डाइलेक्ट्रिक के एडिशन के बाद इंक्रीज हो गया होगा। The cell electromotive force V naught is 8 volt. First, the switch S1 is closed while the switch S2 is kept open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is open, S2 is closed simultaneously. When all the capacitors each in equilibrium, the charge C3 is found to be 5 microcoulomb. तो ये बताना है कि ये कितना डाइलेक्ट्रिक, कितने ये क्या कांस्टेंट है जो डाइलेक्ट्रिक से ऐड किए। तो धीरे धीरे प्यार से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में क्या देखने को मिल रहा है कि एक पोटेंशियल है और पैरेलल में कैपेसिटेंस का एक कॉम्बिनेशन है। पोटेंशियल के साथ एक स्विच है जो S1, अगर मैं सिर्फ इसको बंद करूं और S2 को भी बंद नहीं करूं तो बीच वाले सर्किट से अपने को मतलब नहीं है। S1 बंद होने के बाद पोटेंशियल की वजह से C3 चार्ज हो रहा होगा, C3 पे टोटल चार्ज आएगा C इज इक्वल टू Q इंटू Q बाई V, जैसा डिस्कस किए थे। तो टोटल चार्ज वहां से आएगा C इंटू V।
और इसका कैपेसिटेंस अगर C3 है तो C की जगह C3 लिखूंगा, V की जगह V नॉट लिखूंगा। दिस इज द टोटल चार्ज जो कैपेसिटेंस C3 में आएगा अगर उसको बैटरी V नॉट से कनेक्ट किया जाए। दैट इज इक्वल टू C3 इंटू V नॉट। क्वेश्चन कहता है कि S1 पहले कनेक्ट किए, पहले V नॉट से C3 को चार्ज होने दिए, जब Q उसमें चार्ज स्टोर हो गया है तो S1 ओपन कर दिए, चार्ज स्टोर हो जाने के बाद S2 क्लोज किए, और S2 जब क्लोज किए तो अब और S1 ओपन कर दी, तो ये वाला बैटरी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, और S2 जब क्लोज किए तो अब ये वाला पार्ट कनेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो समझो, सबसे पहला केस, जब हमने स्विच S1 क्लोज किया तो बीच वाले सर्किट पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि उससे मतलब नहीं है अभी, वो ओपन है अभी। तो S1 क्लोज कर दिया हमने, S1 हमने क्लोज कर दिया, इस पे पोटेंशियल V नॉट है, इस पे कैपेसिटेंस C3 है, तो टोटल चार्ज जो स्टोर हुआ वो C3 इंटू V नॉट हुआ। क्या C3 का वैल्यू अपने को दिया है? बिल्कुल दिया है, 1 माइक्रोफेराड। क्या V नॉट का वैल्यू दिया है? बिल्कुल दिया है, 8 वोल्ट। तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे, Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड इंटू 8 वोल्ट, और ये आएगा 8 माइक्रो कूलम। यदि बातें अगर ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या हुआ? S1 ओपन एंड S2 क्लोज्ड। अगर S1 ओपन कर दिए और S2 क्लोज कर दिए तो जो नया सर्किट बना उसको फिर से बनाएंगे। नया सर्किट बना, अब उसमें ये वाला कैपेसिटर है जो बीच में रखा हुआ था। और उसके साथ में C3 कैपेसिटर तो है ही, पर C3 में अब इनिशियली कुछ चार्ज है जो कि है Q, जो कि है 8 माइक्रो कूलम। ये इसका C1 है, इसका C2 है, इसमें कुछ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करते ही C1 का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड से चेंज होके एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 हो गया माइक्रोफैराड। और C2 में कुछ भी चेंज नहीं लाए, उसका 1 माइक्रोफैराड ही है कैपेसिटेंस। ये C3 है, इसका भी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड ही है। इस पेज में बस समझेंगे कि ये सर्किट में होने क्या वाला है। जब हमने बी नॉट से C3 को चार्ज किया, जब C3 चार्ज हो गया, जब C3 जब चार्ज है तो हमने S2 को कनेक्ट किया, और S2 कनेक्ट होने से अब वो दूसरे दो कैपेसिटर से अरेंज है, C3 कैपेसिटर। तो C3 अपना चार्ज थोड़ा सा ले जा करके इन दोनों कैपेसिटर को देगा। लेट्स सपोज Q चार्ज, और C1 C2 दोनों सीरीज में होने की वजह से C1 पे भी Q चार्ज आएगा और C2 पे भी Q चार्ज आएगा। हम जब सीरीज और पैरेलल पढ़ रहे थे तो कैपेसिटर की तरह ही हर एक कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर पे, सॉरी, रेजिस्टर की तरह ही हर एक कैपेसिटेंस पे सीरीज में जब वो हो तो इक्वल चार्ज फ्लो करता है। और अगर पैरेलल में हो तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल होता है। ये हम समझना भूल गए थे, पर अब समझ लिए। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। C3 अगर 1 माइक्रोफैराड है, C3 पे अगर जो चार्ज है वो 8 माइक्रो कूलम है, C1 अगर 1 माइक्रोफैराड इंटू एप्सिलॉन नॉट आर है, और C2 अगर एप्सिलॉन नॉट एफ है, और यहाँ से C3 से कुछ चार्ज Q अगर C1 C2 पे जाता है तो C1 पे भी Q स्टोर होगा, C2 पे भी Q स्टोर होगा, क्योंकि C1 C2 सीरीज में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि C1 C2 और C3 आपस में पैरेलल में, यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है, C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और C1 C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वो दोनों सेम चेंज इन पोटेंशियल है जो। तो इसलिए C3
और C1 C2 दोनों मिला करके, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम है। C3 से जो चार्ज Q फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जो Q चार्ज C1 में जाके थोड़ा सा बैठ गया, और वही Q चार्ज जो C2 में बैठ गया, ये कितना फ्लो होगा, कैसे डिसाइड होगा? ये इसी बात से डिसाइड होगा कि C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो C1 C2 के अक्रॉस भी है, C1 C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके बराबर ही है। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक C3 के अक्रॉस पोटेंशियल C1 C2 के अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। तो ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो होगा कितना, ये देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। इस सर्किट को मॉडिफाई करने के लिए, ये एप्सिलॉन नॉट है माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड, और ये है 1। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कैसे कि यहाँ पर इस पूरा सर्किट C1 C2 की जगह एक C इक्विवेलेंट बनाएंगे। और क्योंकि C1 C2 सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट का रिलेशन आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक, ये यहीं से आया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी को ये भी लिख सकता हूँ, C1 C2 की जगह लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/1 प्लस एप्सिलॉन नॉट। So this is epsilon naught into by 1 plus epsilon naught. This is 1. Let's say इसके अक्रॉस इस यहां से Q चार्ज फ्लो किया, और लेट्स से इसके अक्रॉस जो कैपिटल Q पहले से था उसी में से फ्लो किया, तो इसके पास जो बचा वो कैपिटल Q माइनस Q बचा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले और सॉल्व करें इसको। नेक्स्ट पेज पे चल के इसका पोटेंशियल इक्वल करेंगे। तो C इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफाइन होगा V is equals to Q is equals to CV, so V equals to Q by C। क्यों, अगर इस कैपेसिटेंस पे चार्ज है और इस कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज वी बाई सी, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, विच इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जिसका टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई 1। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई 1। इतनी बातें अगर ठीक है, तो इसी इक्वेशन में मेरे को एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्या हमें क्यू का वैल्यू पता है? क्या हमें कैपिटल क्यू पता है? कैपिटल क्यू पता है। कैपिटल क्यू वो चार्ज है जो इनिशियली C3 पे स्टोर्ड था, तो कैपिटल क्यू बिल्कुल पता है, 8 है। साथ साथ में ये भी कहता है क्वेश्चन में ही कि व्हेन ऑल कैपेसिटर्स रीच इक्विलिब्रियम, जब हमने S2 कनेक्ट किया, जब सारा चार्ज फ्लो हो गया, जब पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल हो गया, तो ऐसे में जब सारे के सारे कैपेसिटर इक्विलिब्रियम में आ गए, तो C3 पे जितना चार्ज है वो कितना बचा, वो 5 माइक्रोकूलम बचा। तो हमें कैपिटल क्यू माइनस क्यू का वैल्यू दिया है, जहां पे कैपिटल क्यू माइनस क्यू वो चार्ज है जो C3 पे बचा है, तो ये 5। तो और टोटल कैपिटल क्यू जो था, जितना चार्ज इनिशियली C3 के पास था, वो था 8। तो ट्रांसफर कितना हुआ? 3। तो स्मॉल क्यू इज 3 एंड कैपिटल क्यू माइनस क्यू इज 5, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सही बात है। तो वैल्यूज पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। 3 बाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 5। 3 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 3, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू आएगा 3/2। और हमारे डायलेक्ट्रिक के नॉलेज के हिसाब से एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा आना भी चाहिए था।
और 3/2 डेफिनेटली 1 से बड़ा है, तो दिस इज द आंसर। दूसरा यहाँ पे मैंने एक एडिशन किया कि हमें पता करना है कि जब S1 स्विच कनेक्टेड था तो, और जब हमने S1 स्विच को फिर ओपन किया और फिर S2 स्विच को कनेक्ट किया, तो इन प्रोसेस में कितना हीट का डिसिपेशन हुआ। ठीक है, हीट का डिसिपेशन क्यों होगा? क्योंकि चार्ज जब फ्लो करता है एक सर्किट में तो उसमें हीट का डिसिपेशन हो सकता है। जब S2 कनेक्ट किए तो डेफिनेटली C3 से कुछ चार्ज उठ करके C2 C3 C1 C2 पे जाने लगा। इसी चार्ज के जाने के वजह से यहाँ पे हीट डिसिपेशन हुआ होगा। तो कितना हुआ होगा ये भी पता करना है अगर, तो कैसे किया जाए? करते हैं। सबसे पहले इस V पोटेंशियल के वजह से जब C3 पे कुछ चार्ज स्टोर हुआ था जब S1 कनेक्ट किए थे, साथ साथ में इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी आया। पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो Q² by 2C है। पोटेंशियल एनर्जी आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, पर अभी हमें बस इसका फॉर्मूला से मतलब है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना C3 में अगर चार्ज Q स्टोर हुआ है, तो C3 में जितना पोटेंशियल एनर्जी है, जितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, वो है Q² by 2C। जब यहां से हमने इस सर्किट में एंट्री किया, तो अब जो चार्ज है, अब जो एनर्जी है, पूरे पूरे सर्किट का, कैपेसिटर का नहीं, सर्किट का एनर्जी स्टोर्ड फिर से Q² by 2C है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये C की जगह C इक्विवेलेंट लिखना है, और ये C3 का कैपेसिटर है। क्योंकि इस सर्किट में ये भी सर्किट का ही एनर्जी है, ये भी सर्किट का ही एनर्जी है। फर्स्ट केस में जब सर्किट का एनर्जी देख रहे हैं तो सिर्फ एक कैपेसिटर ही है जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो Q² by 2C3 कर दिए। और सेकेंड केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो अ, इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट के वजह से, इक्विवेलेंट में जितना स्टोर्ड है उसके वजह से टोटल एनर्जी निकाले जो सर्किट में स्टोर्ड है। अगर सर्किट में पहले इतना एनर्जी था, बाद में इतना एनर्जी है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो ये बाकी का एनर्जी गया कहाँ? अगर पहले एनर्जी यू इनिशियल था, बाद में एनर्जी यू फाइनल है, और इन दोनों के बीच में कुछ एक डिफरेंस है ना? अगर एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाया तो ये एनर्जी गया कहाँ? यही हीट में डिसिपेट हो गया होगा। तो यू दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस व्हेन द इन द सर्किट 1 और एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट 2, दोनों बात निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यही वो एनर्जी होगा जो हीट की तरह डिसिपेट हो गया होगा। तो बस फिर करते हैं। क्यू अपने को पता है, क्यू C3 पे कितना स्टोर हो रहा था? 8 माइक्रोकुलम। तो एनर्जी अगर मुझे C3 के अक्रॉस जितना स्टोर्ड है, या फिर पूरे कैपेसिटर में, हमारे पहले सर्किट में फर्स्ट सर्किट में जितना स्टोर्ड है एनर्जी, वो निकालना है। तो 8² by 2 × 1, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64/2, दैट इज 32। यूनिट का चिंता नहीं करना है, यूनिट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइक्रो एक, यहाँ पे एक माइक्रो 10⁻⁶, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो 2/10⁻⁶ आ रहा होगा, 1/10⁻⁶ इस माइक्रो, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से कट जाएगा, और जो बचेगा हमारे पास वो होगा 632 माइक्रो, एंड व्हाटएवर इज द एनर्जी ऑफ द जूल्स। नेक्स्ट, सेकेंड सर्किट में, सर्किट में चार्ज C3 से C1 C2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर अभी भी चार्ज टोटल सर्किट में Q ही है, और अगर मैं टोटल सर्किट का एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो अभी भी चार्ज का वैल्यू 8 ही लूंगा।
पर अब C इक्विवेलेंट मुझे पता करना होगा। C इक्विवेलेंट सिर्फ C1 C2 की वजह से नहीं, C1 C2 के साथ साथ C3 का भी C इक्विवेलेंट। तो ये करते हैं, C1 C2 का जो इक्विवेलेंट आया उसको लिखे थे C1 एप्सिलॉन नॉट बाई 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, और C3 का जो कैपेसिटेंस है वो है 1। तो इन दोनों का, और एप्सिलॉन नॉट आर, ये एप्सिलॉन नॉट आर है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट आर आया ये 1.5 आया, तो 1.5 बाई 1 प्लस 1.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ से अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जब दो कैपेसिटर हो तो उनका सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है, दोनों को बस ऐड कर देना है। 1 प्लस 1.5 बाई 1 प्लस 1.5, है कि नहीं? ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 बाई 2.5, 2.5 से 1.5 का डेसिमल कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 3 बार में कटेंगे, 5 से 5 काटेंगे, और 8 बाई 5 इज सी इक्विवेलेंट ऑफ द कंप्लीट सर्किट। सबसे पहले हमने देखा कि C1 C2 तो भाई सीरीज में है, वहां से ये निकाले। C1 C2 के साथ C3 पैरेलल में है, और वहां से ये निकाले, और C इक्विवेलेंट 8/5 आया। 8/5 आया तो इस इस एनर्जी के इक्वेशन में जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो पुट करेंगे, दैट इज 8/5 इंटू इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2C इंटू 2। तो 8 से 8 कैंसिल होगा, और ये आएगा 8/5, ये हो जाएगा 8/5 40, 40 2 से 4, 4 से 5 20 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी, ये एनर्जी फाइनल है सर्किट में। तो 32 माइक्रोजूल पहले था, 20 माइक्रोजूल फाइनल सर्किट में बचा, 12 माइक्रोजूल हीट की तरह डिसिपेट हो गया। यू फाइनल, अच्छा, मॉड ऑफ यू फाइनल जितना डिसिपेट हो, दैट इज 12 माइक्रोजूल, 32 माइनस 20। इतनी बातें अगर क्लियर हुई हमें, हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने सीरीज पैरेलल से लेकर के हमने समझा सीरीज पैरेलल में सब सर्किट हो, पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज कब सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम है, पोटेंशियल कब सेम है, जब जब दोनों पैरेलल में है कैपेसिटर्स। फिर हमने समझा चार्ज कंजर्वेशन के बारे में, कि अगर एक कैपेसिटर में कुछ चार्ज है तो वो दूसरे कैपेसिटर में अपना कुछ चार्ज भेजता है, कब तक भेजता है ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा फैक्टर है, ये उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वो पैरेलल है तो उनके पोटेंशियल, उसके अक्रॉस पोटेंशियल जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज C1 एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करता रहता है। फिर हम समझे कि टोटल हीट कितना डिसिपेट होगा, उसके लिए निकाले पूरे सर्किट का एक बार एनर्जी, और दूसरे केस में जब सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए तो उस टाइम पूरे सर्किट में कितना एनर्जी बचा, और इन दोनों के डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस ही वो डिफरेंस होगा जो हीट की तरह डिसिपेट हुआ होगा। नेक्स्ट समझेंगे जेई मेंस का 2020 का एक क्वेश्चन, जो डाइलेक्ट्रिक जब सीरीज में हो, वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे जब, उस पे एक क्वेश्चन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन समझाता हूँ सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए और जो डिस्टेंस डी से सेपरेटेड, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा गया, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू के। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर 0 पॉइंट से x डिस्टेंस आगे जाएं और इस पॉइंट पे एक स्मॉल थिकनेस dx का जो एक कैपेसिटर मानूं, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो है k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स। और मानते हैं x अगर और बड़ा है, कहीं कहीं डी डिस्टेंस दूर, एकदम अंत में जो कैपेसिटर है उस पे, तो उस पे जो कैपेसिटेंस का, उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो होगा k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डी। बोलने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक वैरी कर रहा है,
continuously throughout the distance between the capacitor. ठीक। तो सबसे पहले, और x से प्रोपोर्शनल भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं अगर इमेजिन करना चाहूं कि डाइलेक्ट्रिक यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है और बीच में वैरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे एलिमेंट का, छोटा छोटा डीएक्स एलिमेंट का, डीएक्स एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, बहुत सारा इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है। पर ये डाइलेक्ट्रिक कहां से कहां तक बनाया जा सकता है? जीरो से और अंत में डी तक। तो अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे इन सारे डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, अलग अलग कैपेसिटर की तरह समझ मानना हो। ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स के डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट होने के वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर बन जाएंगे सीरीज में, है कि नहीं? और लेट्स मानते हैं कि हर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 ऐसे करके मार्क करते जाओ सी इंफिनिटी तक। ठीक है। तो किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक का किसी भी एक कैपेसिटर C2 या C3, किसी भी केस में, C2 या C3 के केस में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kx है ना, तो यहाँ पे अपन कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? लिखेंगे Kx की जगह लिखेंगे K इंटू वन प्लस अल्फा एक्स इंटू A बाई थिकनेस ऑफ C2। तो मानते हैं कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया जाए। इस छोटे से एलिमेंट dx पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स सपोज 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू के, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है। और इसका कैपेसिटेंस बनेगा C of capacitance of a dielectric which is at x distance will be K of x into epsilon naught of A। एरिया तो सारे के पास डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस सेम है, तो हर डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो एरिया ए ही रखूंगा और थिकनेस dx रखूंगा। थिकनेस जब जो थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक का लिए वो dx लिए तो थिकनेस dx रखें, kx की जगह k इंटू वन प्लस अल्फा एक्स रख देंगे बाई थिकनेस dx। और ऐसे कर करके जैसे अभी डिस्कस किए बहुत सारे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स बन रहे हैं। तो इन सारे अगर, और ये सारे के सारे पैरेलल टू द प्लेट है, तो इसका मतलब ये सारे सीरीज में। और जब सीरीज में हो तो कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है? क्वेश्चन में हमें सी इक्विवेलेंट ही निकालने बोला है। हमें बोला है कि अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है कि डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है थ्रू आउट दी थ्रू द डिस्टेंस इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो इसकी वजह से जो टोटल डाइलेक्ट्रिक होगा वो होगा कितना, ये बताओ। तो सीरीज के लिए हमें पता है कि सी इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका है। तो वन बाई सी इक्विवेलेंट
इज इक्वल्स टू 1/cx। और क्योंकि dx इतना छोटा एलिमेंट है, dx बहुत छोटा एलिमेंट है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मिलेंगे, तो इसको अपन इंटीग्रेट ही कर सकते हैं 0 से d तक। 0 इनिशियल डिस्टेंस और d फाइनल डिस्टेंस जहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा। तो 0 से d तक अगर इंटीग्रेट कर दे तो सारा का सारा बीच में जितना भी डायरेक्ट्रिक है सबको अकाउंट में ले लेंगे। 1/cx विल बी 1 प्लस k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट a इन बाई ऊपर dx। कितना ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दो 1/c इक्विवेलेंट अब इंटीग्रेट करके आएगा 0 से d तक में, जहाँ पे dx 1 प्लस अल्फा एक्स ही वेरिएबल वाला पार्ट है और बाकी जो 1/k एप्सिलॉन नॉट a है ये कांस्टेंट है। तो dx बाई 1 प्लस अल्फा एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें, ln ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन होगा इसका, और बाई अल्फा लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है 0 से d तक, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे तो रहेगा ही 1/k एप्सिलॉन नॉट a। नेक्स्ट पेज में ले चलूंगा और इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करेंगे और इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि कितना आता है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट पुट किया जाए और फाइनल सी इक्विवेलेंट निकाला जाए। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0 से d, नहीं 0 से d तो पुट कर ही चुके हैं, अब बस हमें 1 प्लस अल्फा एक्स की जगह 1 प्लस अल्फा d एक बार पुट करना है, माइनस 1 प्लस ln 1 प्लस अल्फा इंटू 0 पुट करना है, और इन सब के नीचे अल्फा है। और भूलना नहीं है कि ये 1/c इक्विवेलेंट है और साथ साथ में 1/k एप्सिलॉन नॉट a भी लिखना है। तो अब इसको इक्वल करूंगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये हो गया अल्फा इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पे बचा ln 1 0 हो गया, और ln 1 प्लस अल्फा d k एप्सिलॉन नॉट a इंटू अल्फा बाई ln ऑफ 1 प्लस अल्फा d, है कि नहीं। समझ रहे हैं कि हाँ। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस इस पूरे रिलेशन को रिवर्स कर देना है कि एप्सिलॉन नॉट a अल्फा बाई ln ऑफ 1 प्लस अल्फा d, है ना। और यहाँ पे ये मेंस का ही सवाल है, यहाँ पे एक्सपांशन एक याद होना चाहिए। एक्सपांशन क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, मल्टीपल डायलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस के अंदर है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट kx है वो वेरिएबल है थ्रू आउट द डिस्टेंस। साथ साथ में हमें बोला कि अल्फा डी, ये ए डी नहीं, ये अल्फा डी है, अल्फा डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये जो वैल्यू अल्फा है यहाँ पे और डी जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये अल्फा डी बहुत बहुत लेस देन 1 बोला तो इसका अभी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। साथ साथ में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो निकालने बोला। टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्योंकि सारे के सारे डायलेक्ट्रिक की वजह से जो जो कैपेसिटेंस बना वो सारा सीरीज में बना, तो सारे के सारे कैपेसिटर को इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट a अल्फा बाई ln ऑफ 1 प्लस d। 1 प्लस अल्फा d में जो 1 प्लस अल्फा d है वो बहुत स्मॉल है, लेट्स से दिस इज x व्हिच इज लेस देन 1, बहुत स्मॉल है 1 से। तो यहाँ से एक्सपांशन का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4/4 एंड सो ऑन। x क्योंकि बहुत 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 1 से छोटा है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स को x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टर्म इग्नोर कर दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x3 x के जगह अगर 1 से बहुत छोटा वैल्यू पुट करूं और उसका क्यूब करूं तो वो और छोटा होते जाएगा। मानो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करना है, 0.2 1 से छोटा है, 0.2 को अगर क्यूब करें तो 0.008 आएगा, बहुत छोटा वैल्यू। इतने छोटे छोटे वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं और यही करेंगे। तो फिर कहाँ से इग्नोर करना स्टार्ट करना है, क्या शुरू से सिर्फ x ही लूं मैं, क्या x स्क्वायर भी इग्नोर कर दूं, ये हम ऑप्शन से डिसाइड करते हैं। ऑप्शन में देख करके मुझे ऐसा फील हुआ कि 2 टर्म लेना पड़ेगा तो ही वो एक्सप्रेशन बनेगा जो जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है।
पर एक्स क्यूब वाला टर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ से सारे पार्ट हटा सकते हैं। ln ऑफ 1 प्लस अल्फा डी का जो टर्म यहाँ दिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा डी माइनस अल्फा डी का स्क्वायर बाई 2। इस पूरे टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये तभी होता जब जब हमें एग्जाम में एक्सपेंशन याद रहता, इसलिए ये 3 एक्सपेंशन बहुत जरूरी है याद रखना। e to the power x 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial। और साथ साथ में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है 1 plus x to the power n। फिजिक्स में ये तीन एक्सपेंशन कई बहुत बार इक्वेशन में हमें यूज करना पड़ता है, तो ये याद रहना चाहिए। 1 plus nx plus n into n minus 1 into x square by 2 factorial plus n into n minus 1 into n minus 2 into x cube by 3 factorial। ठीक है, सही सही बात है, सही बात है। यहाँ पे अगर इतनी बातें हम समझ जाए एक्सपांशन में, ये होना चाहिए 1 plus nx 1 plus nx plus n minus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 3 into n minus 2 by into x cube by 3 factorial and so on। तो ये तीन एक्सपांशन याद रहे तो बहुत जगह काम आता है। अब इसकी जगह ये पुट करेंगे सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा बाई दिस वाली, तो करते हैं। तो ध्यान दो, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा बाई अल्फा डी माइनस अल्फा डी होल स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? और के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा तो है ही, और अल्फा डी कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। अल्फा से अल्फा कैंसिल करेंगे और आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ से के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यहाँ तक तो ठीक है। ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 है ना, इसको अगर ऐसे लिखना चाहें के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू द पावर -1 तो लिख सकते हैं। अगर बोला अल्फा डी बहुत 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 कम है 1 से, इसका ये भी मतलब है कि अल्फा 1 से भी कम है, अल्फा भी 1 से बहुत कम है। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू द पावर -1 आया, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का ही फॉर्म है। पर अभी अभी इसका एक्सपेंशन देखें, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, तो मैं 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू द पावर -1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू द पावर -1, जहाँ पे n -1 है और अंदर x की जगह माइनस अल्फा बाई 2 है, तो -1, तो लिखे 1 प्लस एन एक्स, ये हो गया 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एन एक्स। बाकी के टर्म्स इग्नोर कर दिए, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इग्नोर कर दिए, ये एक्स क्यूब वाला टर्म इग्नोर कर दिए। तो एक्सपेंशन में जब x बहुत बहुत छोटा हो तो ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि बाकी का टर्म इग्नोर हो गया होगा, और यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन से मैच करना है। ये अगर नहीं कर रहे, ये अगर नहीं याद हो एक्सपेंशन, तो ऑप्शन मैच नहीं होता। हमें ये याद होना चाहिए था कि एफ नॉट ए इंटू डी बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, दिस इज द आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 1 प्लस अल्फा
बाई टू, अल्फा डी होना चाहिए, अल्फा डी, ये अल्फा डी है, तो अल्फा डी यहाँ लिखे तो ठीक है, अल्फा डी, अल्फा डी, और यहाँ पे भी अल्फा डी, ये भी अल्फा डी, 1 + अल्फा डी/2, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 + अल्फा डी/2, AF नॉट K by D, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आया आंसर इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल सही है। ये हो गया डायलेक्ट्रिक जब सीरीज में हो तो उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमने यहाँ पे समझा कि डायलेक्ट्रिक जब सीरीज में हो और बहुत सारे कैपेसिटर हो बीच में, तो भी कैसे निकाला जाए, तो इंटीग्रेट करके निकाला जाए, साथ साथ में एक्सपांशन की मदद से फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश की। साथ साथ में समझे तीन रिजल्ट जो एक्सपांशन का है, दैट इज ln of 1 + x e to the power x और 1 + x to the power n, इसका एक्सपांशन पता होना चाहिए। साथ साथ में अगर x बहुत 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 छोटा है तो 1 + x to the power n, 1 + nx भी लिख सकते हैं। अगर हमें इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट हमें चलना है डाइलेक्ट्रिक जब ऐड किया जाए दो कैपेसिटर के बीच में, तो उसमें चार्ज का कैसा वेरिएशन आता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है, उसमें नया कैपेसिटर क्या होता है। तो पहले एक कैपेसिटर है जिसका लेट्स सपोज कुछ एक कैपेसिटेंस C है, जिस पे लेट्स सपोज चार्ज Q, जिस पे लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये हम तब डिस्कस कर रहे होंगे व्हेन द capacitor is connected with a constant voltage source। ये हम तब डिस्कस कर रहे होंगे जब कैपेसिटर कॉन्स्टेंटली एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज V, ठीक है। तब हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस का क्या चेंज आएगा, और नए कंडीशन में Q जो चार्ज है कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना स्टोर होगा, है कि नहीं। क्या वो अभी भी उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले था? पहले लेट्स सपोज Q था, तो अब कुछ Q फाइनल है मान लेता हूँ। पहले लेट्स सपोज कैपेसिटेंस कैपेसिटर का C था, तो डाइलेक्ट्रिक ऐड होने की वजह से C फाइनल है मान लेता हूँ, और अब डाइलेक्ट्रिक ऐड होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइनल है मान लेता हूँ। तो डिस्कस करते हैं। इनिशियल, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस के अंदर वैक्यूम है, पर फाइनल जब डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया गया। सबसे पहला कैपेसिटेंस C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनिशियल। C फाइनल हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका क्या मतलब है कि C फाइनल C इनिशियल इंटू K हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल किसी भी दो प्लेट में जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इन दोनों प्लेट में के बीच में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जब कुछ एक डाइलेक्ट्रिक के ऐड कर दिए, तो सिग्मा बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई इनिशियल बाई के। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एक बात कंफर्म नहीं है कि सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी पहले था, क्या बाद में वो चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा क्या? ये बात अभी भी कंफर्म अपने को नहीं। इसके लिए हमें चार्ज के बारे में डिस्कशन पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो चार्ज इनिशियल इज इक्वल्स टू C इंटू वी, C इनिशियल और V इनिशियल। चार्ज फाइनल इज इक्वल्स टू C फाइनल इंटू V फाइनल। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो फिर V इनिशियल और V फाइनल सेम है। Q इनिशियल विल बी C इनिशियल इंटू V, और Q फाइनल विल बी K इंटू C इनिशियल। जब डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर में ऐड किए तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना चेंज हो गया,
के इंटू सी इनिशियल हो गया, और के इंटू सी इनिशियल इंटू वी करूंगा, क्योंकि वी इनिशियल और वी फाइनल तो अभी भी सेम ही है। क्यू इनिशियल इज इक्वल्स टू, सॉरी, therefore q final equals to q initial into k। नया चार्ज जो कैपेसिटर में अब स्टोर्ड है, जब डाइलेक्ट्रिक का एडिशन हुआ, वो q इनिशियल इंटू के है। कुछ चार्ज एक्स्ट्रा बैटरी को सप्लाई करना पड़ा। पहले से चार्ज, पहले अगर q आई था तो पहले से चार्ज कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के वजह से बढ़ गया। कितना बढ़ा? q इनिशियल इंटू के ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कह रहे हैं कि बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा 1 इनिशियल, दैट इज चार्ज डेंसिटी इनिशियल, जो प्लेट पे है। सबसे पहले अपन कैपेसिटर के प्लेट पे कैपेसिटेंस निकाले, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन में ये ये इनिशियल और ये फाइनल कंडीशन में क्या डिफरेंस? इनिशियल और फाइनल कंडीशन में ये डिफरेंस है कि इन दोनों में इनिशियल में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, फाइनल में डाइलेक्ट्रिक है। फिर चार्ज डिस्कस किए, चार्ज इनिशियल, चार्ज फाइनल। अब डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी ईच प्लेट पे कितना होगा। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया, तो इनिशियल चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज इनिशियल बाई एरिया करूंगा, फाइनल चार्ज निकालने के लिए चार्ज फाइनल बाई एरिया करूंगा। चार्ज इनिशियल इज सी, हाँ, चार्ज फाइनल इज चार्ज इनिशियल इंटू के बाई ए। चार्ज इनिशियल, चार्ज फाइनल जो है वो चार्ज इनिशियल इंटू के है, तो चार्ज फाइनल की जगह चार्ज इनिशियल इंटू के रिप्लेस कर दिए, चार्ज इनिशियल इंटू के बाई एरिया, सिग्मा फाइनल, दैट इज दी फाइनल चार्ज डेंसिटी आया। तो सिग्मा फाइनल को मैं, और सिग्मा इनिशियल जो अगर चार्ज इनिशियल बाई एरिया है, तो इस पार्ट को सिग्मा इनिशियल लिख सकता हूँ, और सिग्मा फाइनल यहाँ से आएगा सिग्मा इनिशियल इंटू के। है कि नहीं? ठीक है, मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल सिग्मा इनिशियल बाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल सिग्मा फाइनल बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखे, क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक ऐड किया गया। सिग्मा इनिशियल, सिग्मा फाइनल को अगर सिग्मा इनिशियल के टर्म्स में लिखना है तो सिग्मा इनिशियल इंटू के बाई के एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, और के से के कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल के ही बराबर है, डाइलेक्ट्रिक ऐड करो तो भी। ऐसा तभी होता है जब पोटेंशियल सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और इक्वेशन है, E is equals to V by delta V by D। D is the distance between plates। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल अगर ये है, और फाइनल अगर डेल्टा V by D ही लिखूं, और पोटेंशियल अगर सेम ही रखूं कैपेसिटर के अक्रॉस, और डिस्टेंस कैपेसिटेंस के बीच में जो D है वो भी अगर चेंज ना करूं, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल फाइनल के इक्वल ही होगा, जो अभी अभी इस तरीके से भी प्रूव किए, जब सिग्मा इनिशियल बाई एप्सिलॉन नॉट लिए, जब सिग्मा फाइनल बाई एप्सिलॉन नॉट लिए, और फिर इस तरीके से भी वही बात प्रूव किए। तो एक बार सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर remaining constant when dielectric is added in between capacitors। Charge final is equals to K into charge initial, electric field final is equals to electric field initial, sigma final is equals to K into sigma initial, capacitance final is equals to K into capacitance initial। ठीक है, एंड V is equals to V initial is equals to V final, वो चेंज नहीं हुआ। यही 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 अभी तक का रिजल्ट है, इतना ही रिजल्ट अभी तक आया। चलो ठीक है। अब
एक और बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो है कि इस बार अगर पोटेंशियल सेम ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटर किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इस पे इनिशियली कुछ एक चार्ज था। कैपेसिटेंस अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, उसमें इनिशियली कुछ चार्ज है, उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाए तो पोटेंशियल का क्या चेंज आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस? डेल्टा वी इनिशियल क्या होगा डेल्टा वी फाइनल के रिस्पेक्ट में, या डेल्टा वी फाइनल क्या होगा डेल्टा वी इनिशियल के रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेंज आएगा इस केस में जब जब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, और कैपेसिटेंस का क्या चेंज आएगा जब डाइलेक्ट्रिक ऐड किए, और जब किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। पर यहाँ पे पिछले बार जैसे पोटेंशियल कांस्टेंट था, यहाँ पे एक बात कांस्टेंट है, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन जो इनिशियली चार्ज दिया गया था वो चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। सो चार्ज इज कांस्टेंट। पहले पोटेंशियल कांस्टेंट था, अब चार्ज कांस्टेंट है। ऐसे में जब डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाए तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करेंगे और फाइनल कैपेसिटेंस कितना डिफरेंस आएगा। तो सी इनिशियल इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और फाइनल कैपेसिटेंस में अगर के डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक एक ऐड की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सी फाइनल हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें भी पहले की तरह के इंटू सी इनिशियल से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। Q initial is equals to Q final. इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इज इक्वल्स टू, अच्छा इससे पहले ये देखो कि सिग्मा इनिशियल इज इक्वल्स टू सिग्मा फाइनल। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ना ही चार्ज चेंज हो रहा है, पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है विच इज चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक अगर कर लिए, अब नेक्स्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इनिशियल बाई एप्सिलॉन नॉट, electric field final, that is equals to sigma final by epsilon naught into k। तो ध्यान दो कि सिग्मा फाइनल और सिग्मा इनिशियल तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल लिख सकता हूँ ई इनिशियल बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है उतने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया अगर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया गया और चार्ज सेम है। पोटेंशियल सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक ऐड करें या ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। पर अगर चार्ज सेम है और पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है डाइलेक्ट्रिक के एडिशन की वजह से। नेक्स्ट आता है V इनिशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V इनिशियल इनटू डी, और डेल्टा V फाइनल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इनटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल की जगह रिप्लेस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल बाई के इनटू डी। जो जो फाइनल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो इनिशियल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल से अलग है। कैसे अलग है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया इनिशियल से बाई के फैक्टर से। अगर हमें इतनी बातें समझ में आई तो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। हमने यहाँ डिस्कस किया कि कब जब पोटेंशियल सेम हो, जब चार्ज सेम हो तो कैसे कैसे डाइलेक्ट्रिक के एडिशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और कैपेसिटेंस के पे चेंज होता है, का रिलेशन कैसे बनता है। नेक्स्ट करेंगे 2014 का सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब जे एडवांस का क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन से अपन इस कंसेप्ट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। ध्यान दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has a dielectric slab dielectric constant K between its plates cover 1/3 of the area। तो Q1 एक चार्ज है जो सिर्फ इस पार्ट है, इस पार्ट कैपेसिटर के इस पार्ट में, और इस पार्ट का जो एरिया है वो 1/3 है। ये पूरा एरिया अगर ए है तो ये पार्ट a/3 है, और ये पार्ट 2a/3 हुआ उस हिसाब से, और इस पार्ट में जो चार्ज है वो Q2 है। अपने को कहता है
कि इस प्लेट पे अगर Q2 चार्ज है तो ऑब्वियसली इस प्लेट पे माइनस Q2 होगा ही। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। और जो ऊपर वाले में जिसमें डाइलेक्ट्रिक भी है, जिसका चार्ज Q है, जिसका एरिया A/3 है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। तो E1 E2 में रिलेशन बताओ, E1 E2 में रिलेशन बताओ, Q1 Q2 में रिलेशन बताओ, C C1 में बताओ। C क्या है? C ऊपर में जो C इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और C1 सिर्फ ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो C/C1 भी बताना है। तो करते हैं एक एक करके सॉल्व। ऊपर में चार्ज Q1 है, नीचे में चार्ज Q2 है, ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? K दिया हुआ है। ऊपर का एरिया A/3 है, नीचे का एरिया 2A/3 है। ठीक है, इतनी बातें अगर ठीक है तो फिर कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या एनालाइज करना पड़ेगा? पूरा C इक्विवेलेंट, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, है ना? C इक्विवेलेंट क्या एनालाइज करना पड़ेगा? हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। दोनों दोनों डाइलेक्ट्रिक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और दोनों डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। तो Q1 के अक्रॉस जो डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका जो और इसका एरिया A/3 है, और मान लेते हैं इसका डिस्टेंस D है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो मान लेते हैं C1 है, और C1 होगा K एप्सिलॉन नॉट A/3 बाई डी। एरिया की जगह A/3 रखूंगा। और जो दूसरा कैपेसिटेंस है जिसमें चार्ज Q2 है, जो A/3 एरिया है जिसका, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो C2 होगा, और वो होगा एप्सिलॉन नॉट K। इसमें नहीं आएगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है Q2 में। Q2 में सिर्फ वैक्यूम है, इंटू 2A/3 बाई डी इंटू बाई डी। दोनों में ही, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी ही है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। जब पहले डायलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम भी डिस्टेंस डी है, दूसरे डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं उस टाइम भी डी है। और क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो ऐसा कह सकता हूं कि दोनों कैपेसिटर को सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2 कर दूं। So C is equal to C1 plus C2, which will give me K epsilon naught A/3 by D plus K epsilon naught 2A/3 by D। ठीक है, ऐड करेंगे इसको और फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे। A/3 2A/3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? K epsilon naught A, सही, यहाँ पे K नहीं है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो जो पार्ट कॉमन है वो कॉमन ले लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन है, A/3 कॉमन है, बचेगा मेरे पास K+2 है कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट A/3 कॉमन ले लिए, बाई डी कॉमन ले लिए, K+2 K/2। दिस इज द कैपेसिटेंस C। और C1 भी पता है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है C/C1, ये निकाल लेते हैं। ये निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे C/C1 is equals to epsilon naught by D by A/3 into K+2 by C1 की जगह लिखूंगा K epsilon naught A/3 K epsilon naught A/3 by D। A/3 कैंसिल हुआ, D से D कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, C/C1 आया K+2 by K। C/C1 क्या आया? K+2 by K। अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल ऑप्शन सही, 2 plus K by K। C/C1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। C/C1 सबसे पहले निकाल लिए। अब सेकंड में जो चलेंगे वो निकालेंगे चार्ज कितना है, Q1 और Q2 का रिलेशन। Q1 Q2 का भी रिलेशन पूछा है, Q1 by Q2। तो Q1 जो है वो है C1 into V, और Q2 जो है वो है C2 into V। मैंने क्या बताया कि Q1 जो चार्ज है जिसमें डाइलेक्ट्रिक K है,
है ना, इसका एरिया A/3 है, Q2 जो चार्ज है, इसका तो एरिया 2A/3। ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये है ना कि इसका पोटेंशियल सेम है। इसी इसी बात को यूज करेंगे और Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, इन दो इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ। तो Q1/Q2 निकालना है कि Q2/Q1, Q1/Q2 निकालना है, Q1/Q2 विल बी C1/C2, और C1 की जगह ये रखूंगा, C2 की जगह ये रखूंगा। C1 की जगह क्या रखूंगा, K एप्सिलॉन नॉट A/3/D, और C2 की जगह रखूंगा 2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A/3/D। तो A/3 कैंसिल होता है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और D कैंसिल होता है। अल्टीमेटली जो हमारे पास बचता है 2K/2 बचता है। यहाँ लिखा है 3/K, ये तो बिल्कुल गलत है। 2/K होता तो बिल्कुल सही होता। Q1/Q2 का भी रिलेशन ले आए। नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो प्लेट है, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, मतलब चार्ज Q1, और दूसरे प्लेट का चार्ज Q2। जिसका चार्ज Q1 है उसके प्लेट का एरिया A/3, जिसका चार्ज Q2 है उसके प्लेट का एरिया 2A/3। क्या मैं सिग्मा इनिशियल यहाँ से सिग्मा 1 निकाल सकता हूँ? यहाँ से बिल्कुल निकाल सकता हूँ। Q1 बाई एरिया करके, एरिया यहाँ A/3, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे निकालूंगा जो वो लिखूंगा सिग्मा 2, और यहाँ पे लिखूंगा Q2/2A/3, है कि नहीं। और सिग्मा 2 आएगा Q2/2A/3। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा E1, जो पहले प्लेट के लिए होगा वो होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट के लिए होगा वो सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है। इतनी बात अगर ठीक है तो सिग्मा 1 की जगह हमें यहाँ पे Q1/A/3 पुट करना है, सिग्मा 2 की जगह Q2/2A/3 पुट करना है, और देखना है क्या आता है। एक और बात कि Q1 तो डाइलेक्ट्रिक से भी फील्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा/K/एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। सिग्मा 1 की जगह लिखूंगा Q1/A/3 इंटू K/एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और सिग्मा 2 की जगह लिखूंगा Q2/2A/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q1/Q2 का भी एक रिलेशन अपने पास है, और इसी रिलेशन को यूज करके E1/E2 निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले E1/E2 को मैं Q1/Q2 के फॉर्म में लाऊंगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए E1/E2। तो E1/E2 को लिखेंगे, E1/E2 विल बी, दिस इज 1, दिस इज 2, Q1/A/3 इंटू K/एप्सिलॉन नॉट बाई Q2/2A/3 बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाला किसी भी डायलेक्ट्रिक के साथ नहीं है, तो फिर यहाँ पे के नहीं लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ से Q1/Q2 आएगा, और A/3 कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, और बचेगा 2/3K, नहीं 2/K, ठीक है। Q1/Q2 क्या आया था, Q1/Q2 K/2 आया था। Q1/Q2 की जगह K/2 अगर मैं पुट करूं तो K/2 इंटू 2/K, E1/E2 1 आता है। साथ साथ में इस कंसेप्ट से भी समझ सकते थे कि Q1 ऊपर है और Q2 नीचे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल तो इन दोनों के अक्रॉस V ही है। और अगर ऐसा है और इन दोनों के अक्रॉस अगर डिस्टेंस D है, तो यहाँ पे भी V/D होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड V/D ही होगा। ये इस रिलेशन से आता है जहाँ पे हम कहते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, या फिर डेल्टा V बाई डेल्टा D, डिस्प्लेसमेंट जो कि दिया हो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस। ठीक, तो ये इसी रिलेशन से आता है, और ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस भी किया है, पर अभी जो हम समझे वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1/E2 का रिलेशन इज इक्वल टू 1 है।
E1 बाई E2 1 है तो ये बिल्कुल सही है, E1 बाई E2 1 बाई K है तो बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पे अपने को देखते ही लगता है कि अच्छा ठीक है, E1 बाई E2, E1 में डायलेक्ट्रिक है, E2 में डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो E1 तो E2 जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा, और E1 इज इक्वल टू E1 E2 बाई K कर देता हूँ। पर गलत हो जाता वो, क्योंकि ये कैसा केस है, ये वैसा केस है जब पोटेंशियल सेम है दोनों प्लेट के अक्रॉस, है ना, और उन दोनों प्लेट का रिलेशन अगर बताना है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा ही। और ये बात अपन अभी अभी इस तरीके से प्रूफ भी किए, जहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन बैठाए E2 के लिए, और सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन बैठाए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जहाँ पे डायरेक्ट्रिक था। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। कैपेसिटर अगर एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कब कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ऐसा ही बनेगा व्हीट स्टोन ब्रिज, और बीच में एक और कैपेसिटर होगा रेजिस्टर की तरह ही, और यहाँ पे एक वोल्टेज होगा। कैपेसिटर का अगर मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, एक्सक्यूज मी, ये C4 है, तो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक रजिस्टर के बैलेंस्ड व्हीट स्टोन के ब्रिज के इंफॉर्मेशन में हम जानते हैं कि अगर अंदर कोई कि अगर बैलेंस्ड हो व्हीट स्टोन तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, C5 से कोई भी करंट और कैपेसिटर के केस में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और ऐसा तब होगा जब C1 बाई C3 का रेशियो C2 बाई C4 के बराबर हो। ये हो गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन में दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो वो बैलेंस्ड हो सकता है या तो वो सिमेट्रिक हो सकता है। ये दो ही चीज रजिस्टर में भी अप्लाई होता है। रजिस्टर में भी हम यही दो बात पढ़ते हैं व्हीट स्टोन जब पढ़ रहे होते हैं, कि एक बार बैलेंस्ड का बात की कहानी पढ़ें, एक बार पढ़ें कि सिमेट्रिक जब हो तो क्या क्या कहानी होता है। नेक्स्ट चलेंगे सिमेट्रिक की कहानी पे। सिमेट्रिक का कहानी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, पहले तो ये जो कैपेसिटर है C1, है ना, और ये कैपेसिटर मान लेता हूँ C2। ये अगर C2 है तो ये भी C2 है, ये अगर C1 है तो ये भी C1 है, बीच में कैपेसिटर कुछ एक C5 हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या यूनिक है यहाँ पे, कि इस पोटेंशियल से लेट्स सपोज कुछ चार्ज Q फ्लो किया, तो यही चार्ज Q1 Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का ये मतलब है कि अगर व्हीटस्टोन सिमेट्रिक है, बैलेंस्ड नहीं सिमेट्रिक, तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा जब कैपेसिटेंस C1 और ये C1 इक्वल होगा और ये C2 इक्वल होगा। ऐसे में अगर C2 से चार्ज Q2 फ्लो किया तो ये वाले C2 से भी Q2 ही फ्लो करेगा, अगर C1 से चार्ज Q1 फ्लो किया तो इस वाले C1 कैपेसिटर से भी Q1 ही फ्लो करेगा। और अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितना गया, C5 के अंदर कितना चार्ज गया, तो जंक्शन लॉ लगा देंगे, है कि नहीं। जितना चार्ज एंटर किया वो ये है, जितना चार्ज मान लेता हूँ C5 में गया वो ये है, और जितना चार्ज जो C2 में गया वो ये है, बाई रूल ऑफ सिमेट्री। बाई रूल ऑफ सिमेट्री मैंने क्या कहा कि C2 से अगर Q2 गया तो इस वाले कैपेसिटर से भी Q2 चार्ज ही जा रहा होगा, और वहां से ये जंक्शन लॉ लगाए इस पॉइंट पे, जहाँ पे Q1 आ रहा था और QC5 जा रहा था और Q2 भी जा रहा था, तो जितना आया उतना ही चार्ज गया। तो यहां से QC5 आएगा Q1 माइनस Q2, तो C5 से जो चार्ज जा रहा है वो Q1 माइनस Q2 है। ठीक है, ये दो बातें हमें याद रखना है, एक एक व्हीटस्टोन का बैलेंस्ड केस, एक व्हीटस्टोन का सिमेट्रिक केस। सिमेट्रिक ऐसा दिखता है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में C1 बाई C3 C2 बाई C4 होना चाहिए, और C5 से जो चार्ज जा रहा है वो जीरो है, और यहाँ पे C5 से जो चार्ज जा रहा है वो Q1 माइनस Q2 है। Q1 C1 वो चार्ज है जो C1 से गया, Q2 वो चार्ज है जो C2 से गया।
और बाकी कोई भी व्हीटस्टोन का केस, मतलब व्हीटस्टोन ऐसा सर्किट हो और उस टाइम अगर निकालना हो तो सिंपली किरचॉफ लॉ लगा देंगे, जंक्शन लॉ लगा देंगे और इन दोनों मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी और केस में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो हमारा व्हीटस्टोन का, साथ साथ जंक्शन लॉ का, साथ साथ पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर करेगा। पोटेंशियल, एक क्वेश्चन तीन कंसेप्ट, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, व्हीटस्टोन और साथ साथ में और तीसरा चार्ज भी समझेंगे जंक्शन लॉ से। Determine the potential difference VA minus VB between points A and B of the circuit as shown in the figure. Under what condition is it equal? हमें कहता है कि VA पे A पे पोटेंशियल VA है, B पे पोटेंशियल VB है और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, है ना, तो इस सर्किट पे ध्यान दो। ये सर्किट C1, C2, C3 और C4 सर्किट है, जहाँ पे C3, C4, जहाँ पे अगर मुझे इन दोनों के पोटेंशियल के बीच, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पोटेंशियल बताना है तो कैसे बताया जाए, करते हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं। C1 ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताना है। सबसे पहले एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है कि यहाँ पे दिया है कि पॉइंट ओ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा E2 माइनस ई वन। यहाँ पे भी E2 माइनस ई वन, यहाँ पे भी E2 माइनस ई वन, यहाँ पे भी E2 माइनस ई वन। ठीक है, तो सिर्फ इस सर्किट को यहाँ पे रखेंगे अगर, तो यहाँ पे पोटेंशियल E2 माइनस ई वन है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। नेक्स्ट, VA पे अगर पोटेंशियल बताना है तो ये पॉइंट VA मान लेता हूँ, ये Q1 मान लेता हूँ। Q1 जो चार्ज है वो अगर ऊपर वाले सर्किट से जा रहा है, जो तो वो C1 से भी Q1 जा रहा है, C2 से भी Q2 जा रहा है, Q1 जा रहा है, क्योंकि C1 C2 सीरीज में, C1 C2 इन सीरीज, तो दोनों से जो चार्ज है वो Q1 ही जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर मैं ऐसा मानूं कि करंट ये जीरो है अगर, तो फिर ऐसा मानेंगे यहाँ पर कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास ये जो Q1 चार्ज है ये C1 में जब जा रहा होगा तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 विल बी VA माइनस E2 माइनस E1। यहाँ से जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है, ये फाइनल पॉइंट है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। अगर मुझे बोलना है कि इस पे चार्ज Q1 है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये चार्ज जरूर C1 इंटू डेल्टा V होगा। डेल्टा V की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, C1 इंटू VA माइनस E1 प्लस E1 माइनस E2, ऐसे लिखेंगे इसको। सिमिलरली Q1 ही चार्ज होगा वो चार्ज जो C2 कैपेसिटर से भी जा रहा होगा। C2 कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है डेल्टा V C2, दैट विल गिवन बाय, अब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये अगर जीरो है, ये क्योंकि जीरो है तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है, ये VA है, तो माइनस VA हुआ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो माइनस VA। और इसके अक्रॉस जो चार्ज हुआ वो पता करने के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके अक्रॉस जो चार्ज हुआ वो डिसाइड करने के लिए मुझे बस C इंटू वी करना पड़ेगा, और C इंटू डेल्टा वी, वो कैपेसिटर C2 के लिए अगर जो चार्ज पता करना है तो डेल्टा वी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 लिखूंगा और C2 का कैपेसिटर लिखूंगा इंटू
माइनस वी ए। तो ये जो चार्ज है ये C2 से फ्लो कर रहा है, ये जो चार्ज है ये C1 से फ्लो कर रहा है, और क्योंकि C1 C2 सीरीज में है तो ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये दोनों चार्ज इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन बैठता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2, C1 में जो चार्ज है वही C2 में भी चार्ज है, तो C1 इंटू वी ए माइनस प्लस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू C2 इंटू माइनस ऑफ वी ए। अगर इसको सॉल्व करें और वी ए को सेपरेट कर दे तो पोटेंशियल एट वी ए आ जाएगा, C1 वी ए प्लस C1 इंटू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू C2 इंटू माइनस ऑफ C2 इंटू वी ए। V1 को एक साइड में लाएंगे, बाकी के टर्म को एक साइड में लाएंगे और VA को सेपरेट करेंगे, तो आएगा VA इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इंटू C1, और VA यहाँ से आएगा E2 माइनस E1 बाई C1 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। तो लीनियर इक्वेशन की तरह ही इसको सिंपली सॉल्व किए और VA जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिए। इसी तरीके से मैं C3 और C4 का यूज करूंगा और फिर से पोटेंशियल एट B निकालूंगा और VB माइनस VA निकालूंगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है, VA माइनस VB पूछा है, तो VA माइनस VB निकालूंगा। तो VA माइनस VB, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इस बार सॉल्व करते हैं VB के लिए एक्सप्रेशन। VB के लिए जो एक्सप्रेशन है मुझे इस सर्किट से मिलेगा जहां पे कैपेसिटर C3 है और C4 है। तो कैपेसिटर C3 C4 बना लिए C3 C4, और यहाँ पे पोटेंशियल VB बोले क्योंकि ये वही पॉइंट है, ये पॉइंट B। क्या पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया है, 0 है। यहाँ पे अपन डिसाइड किया कि E2 माइनस E1 है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अक्रॉस C3 विल बी VB माइनस E2 माइनस E1। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे पिछले केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे, और करंट यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो डेल्टा V अक्रॉस C4 इज इक्वल टू 0 माइनस VB, और यहाँ से डेल्टा V अक्रॉस C4 आया माइनस ऑफ VB। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो Q जो चार्ज हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वो पता कर सकते हैं, और क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में तो दोनों का जो चार्ज आएगा उसको इक्वल कर देंगे। तो Q ड्यू टू C3 विल बी C3 इंटू VB माइनस E2 माइनस E1, बिल्कुल सही बात है, C3 इंटू VB माइनस E2 प्लस E1। Q that is the charge across C4 will be C4 into 0 माइनस VB, ये माइनस VB जो आया है ना, और ये टर्म और इस टर्म को इक्वल करना है, तो करते हैं। नेक्स्ट, Q of C3 is equals to Q of C4, which implies C3 into VB minus E2 plus E1 is equals to C4 into minus of VB। ठीक है, इसको सॉल्व करें और VB को एक साइड ले आए तो VB होगा C3 प्लस C4 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और यहाँ आएगा C3, यहाँ आएगा C3। नेक्स्ट में VB को सेपरेट करेंगे और E2 माइनस E1 इंटू C3 बाई C3 प्लस C4 एक्सप्रेशन बनेगा। तो VA माइनस VB निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि VA का वैल्यू आया E2 माइनस E1 C1 E2 माइनस E1 इंटू C1 बाई
C1 प्लस C2 और VB आया ये। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और सॉल्व करते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो सारे जो भी एक्सप्रेशन लाएंगे वो सही ही होगा। VA माइनस VB विल बी E2 माइनस E1 तो कॉमन आ गया, E2 माइनस E1 तो कॉमन आ गया, C1 माइनस C3 आएगा यहाँ पे, नहीं, E2 माइनस C1 कॉमन आ गया, बचा C1 by C1 plus C2 minus C3 by C3 plus C4. This is the potential across VA minus VB. ध्यान दो, इस सर्किट में जो VA और VB है वो एक्चुअली में C1, C2 और C3, C4 के साथ एक वीट स्टोन ब्रिज बना रहा है। हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जो कहता है कि ऐसा कब होगा, व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन ऐसा कब होगा कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो होना है, इसका ये मतलब है कि ए और बी के अक्रॉस कुछ अगर एक कैपेसिटर रखते, अगर 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 इन दोनों को ज्वाइन करते तो इसके अक्रॉस कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो है और ये वीट स्टोन का बैलेंस्ड केस है। और ऐसा ऐसा तभी होता है जब C1 by C3 इज इक्वल टू C2 by C4 हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमें कहता है कि बताओ वीट स्टोन की पोटेंशियल ए और बी कब बराबर हो जाएगा, या ए वी ए माइनस वी बी कब जीरो हो जाएगा। तो तब होगा जब ये बैलेंस वीट स्टोन वाला कंडीशन अप्लाई करेगा। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी किसी भी जनरल केस के लिए हम फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट पेज में चलूंगा और और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का, जो हमें कहता है चार्ज निकालने को। किसके अक्रॉस चार्ज निकालना है देखा जाए। कहता है कि assume that the potential at P is 0 also determine the charge stored in C1। हमें कहता है C1 में जितना चार्ज है वो बताओ। C1 में चार्ज कितना है, सपोज वो Q1 है। अपन जाते हैं कि Q1 इज C1 इंटू पोटेंशियल अक्रॉस C1। पोटेंशियल अक्रॉस C1 अभी अभी फाइंड किए थे क्या, बिल्कुल किए थे। VA फाइंड किए थे, दैट इज E2 माइनस E1 इंटू C1 बाई C2। तो E2 माइनस E1 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। अगर ये पोटेंशियल वी ए पे है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो E2 माइनस E1 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या ये निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इसको यहाँ निकालेंगे। डेल्टा V ड्यू टू C1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस ऑफ E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, E2 माइनस E1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बचेगा C1 है ना, बाई C1 प्लस C2 माइनस 1। यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा E2 माइनस E1। यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा उसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा डेल्टा V ड्यू टू C1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इंटू C1 माइनस C2 कट जाएगा और नीचे बचेगा C1 प्लस C2। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1। और ये अगर आ गया तो Q1 निकालना आसान हो गया, डेल्टा V C1 इंटू C1। दिस इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाई E1 इंटू माइनस ऑफ C2 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। दिस इज द आंसर। अगर अगर हमें फाइंड करना होता है कि चार्ज कितना है ये बताओ, तो ये भी इस तरीके से बता सकते थे। कौन से तरीके से, इस तरीके से जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि अच्छा ये वाला C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, फिर हमने देखा कि अच्छा C1 के अक्रॉस अगर चार्ज निकालना है तो डेल्टा V इंटू C1 किया जाए, दैट इज E2 माइनस E1 इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2
is the final expression for this question. तो चार्ज stored in C1 निकाले, पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी निकाले, और साथ साथ में व्हीट स्टोन के वजह से क्या C1 C2 और C3 C4 का रिलेशन होगा वो भी पता किया। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम डिफिकल्टी का जेई में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए चार्ज फाइंड करना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है तो